परम श्रद्धेय तपन बंदोपाध्याय जी, आदरणीय दिविक रमेश जी, आदरणीय ऋषिराज जी, आदरणीय संपदानंद जी, आदरणीय टी विष्णु कुमार जी, और आज का श्रोता दीर्घा का सदन भी बहुत समृद्ध दिखाई दे रहा है, जिसमें प्रथम पंक्ति में महेश सक्सेना जी से लेकर अंतिम पंक्ति में रश्मि रवानी जी तक बैठे हो और नई पीढ़ी भी प्रतिनिधित्व कर रही हो। पत्रकारिता से भी ये सदन अछूता नहीं है। पंकज पाठक जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर बैठे हुए और हम जैसे बच्चों की कॉपी जांचने के लिए जिन परीक्षकों से अक्सर हमको डर लगता है, जैसे श्रद्धेय निर्गुणे जी भी सदन में बैठे हुए हैं, मिश्र जी बैठे हैं, सब लोगों को मैं प्रणाम कर रहा हूं। आज बाल साहित्य का यह सत्र है और अनुवाद के संदर्भ में हम सब लोग बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले तो तपनदा ने प्रारंभ में भूमिका बनाते हुए जिस बात की ओर संकेत किया, बाल साहित्य का विषय सामान्यतया भारत में बड़ा उपेक्षित सा विषय रहा। हालांकि ये किसी कार्यक्रम की समीक्षा करने के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, लेकिन विषय की उपेक्षा कैसे होती है, अपने इस पूरे 4 दिवस के आयोजन के उद्घाटन सत्र में सभी वरेण्य अतिथियों ने अपने अपने उद्बोधन दिए और मैं पहले से लेकर अंतिम वक्ता तक इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि साहित्य के इतने सारे विविध आयामों की चर्चा, विषयों की चर्चा, सब कुछ आया, बाल साहित्य शब्द एक बार भी नहीं आया। तब लगा कि बाल साहित्य कहीं ना कहीं हाशिए पर तो है, उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता इसलिए भी है, जिसकी चिंता तपनदा कर रहे थे। संपूर्ण विश्व में बाल साहित्य पर शोध के लिए सभी विदेशों में, सभी देशों में विश्वविद्यालयों तक की व्यवस्था है, लेकिन दुर्भाग्य से भारत में अनेक वर्षों तक इस बात की कोई व्यवस्था नहीं थी। बाल के समय में एक बाल साहित्य का शोध केंद्र हम लोगों ने इंदौर में स्थापित किया था और जहां पर विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त करके अब तक लगभग 88 पीएचडी के शोध कार्य वहां पर हम बाल साहित्य पर संपन्न करवा चुके हैं। और इतना ही नहीं तो गुजरात राज्य ने शुरुआत करते हुए चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की। तो ये तो कुल मिलाकर के बाल साहित्य की चिंता करने वाले परिदृश्य की बात है। लेकिन जहां तक अनुवाद का प्रश्न है, अनुवाद परंपरा की जैसे ही हम चर्चा करना प्रारंभ करते हैं बाल साहित्य में, तो सबसे पहले बाल साहित्य को अनुवाद की आवश्यकता क्यों है, इस बात पर जरूर हमको विचार करना चाहिए। मुझे याद है, मैं जब बहुत छोटा सा था, मध्य प्रदेश के एक बहुत छोटे से ग्राम में मेरा जन्म हुआ था। वहां पर एक सार्वजनिक वाचनालय संयोग से मुझे प्राप्त हुआ और लगभग 5वीं 6ठी कक्षा तक आने तक मैंने उस समय के विश्व बाल साहित्य के श्रेष्ठ ग्रंथ हिंदी में पढ़े। टॉल्स्टॉय के लिखे हुए ग्रंथ उनमें थे, काठ का पुतला, सिंदबाद जहाजी, जितने बाल साहित्य में मानक ग्रंथ कहे जा सकते हैं वो सब उस उम्र में पढ़े। आज कहीं हम सबको इस प्रकार की कोई सार्वजनिक लाइब्रेरियां, कोई ग्रंथालय समाज में दिखाई देते हैं क्या? ये बड़ा चिंता का विषय है। हो सकता है हम इस बात का समाधान यूं खोज लें कि हमारे जेब में ये जो 2.5 बाय 3 इंच की एक स्क्रीन रखी हुई है, जैसा श्रद्धेय दिविक रमेश जी कह रहे थे, उसमें पूरी दुनिया सिमट करके हमारी जेब में आ गई है। लेकिन क्या लगता है क्या कि सचमुच बगैर अनुवाद किए आज की पीढ़ी उस प्रकार का श्रेष्ठ बाल साहित्य पढ़ने का उपक्रम कर पाएगी क्या? उसकी स्वाध्याय वृत्ति इतनी बची है क्या? पठन पाठन का अभ्यास उतना उनका बचा है क्या? तो इसलिए इस वैश्विक साहित्य को अनुवाद करने की आवश्यकता तो हर युग में है, ये सार्वकालिक काम है। और मुझे कई बार यह भी लगता है कि यदि सचमुच हम बच्चों को वैश्विक बनाना चाहते हैं, अभी दिविक जी ने जो अंतिम कविता का पाठ किया तो हम सबको ध्यान में आया, सहज रूप से वो कविता हमारा मन इसलिए मोह रही थी क्योंकि उसमें एक प्रकार की वैश्विक सोच है। अब यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि भारत के बच्चों में या भारत के बड़ों में वैश्विक सोच का अभाव है। कई बार इस हीनता बोध से ग्रस्त भी साहित्यकार दिखाई देते हैं। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि ग्लोबलाइजेशन शब्द दुनिया में जब प्रकट हुआ था, जन्मा था, उससे हजारों वर्ष पहले वह सूत्रवाक्य हमारी ऋषि परंपरा ने दिया था जिसका उल्लेख दिविक जी ने अभी कहा था, वसुधैव कुटुंबकम। तो
तो हमने इस पूरी दुनिया को एक परिवार माना है और इसलिए इस परिवार में सारे परिवार के सदस्यों की चिंता करना, उनके मनोभावों को एक दूसरे को समझना, इसके लिए अनुवाद की आवश्यकता है। और जैसा रूसी साहित्य के अनुवाद का वे उल्लेख कर रहे थे, मैं सच कहूं कि रूसी साहित्य का अनुवाद अत्यधिक मात्रा में एक समय हुआ तो सही, लेकिन वो एक प्रकार से अनुवाद पुरुष को हाथी पांव का रोग लगा था। केवल एक ही भाषा से लगातार अनुवाद हुए जा रहा था। उसका कोई सार्वभौम कारण नहीं था, उसका एकमात्र कारण वैचारिक था। वैचारिक कारणों से उस साहित्य का अनुवाद हो रहा था। तो हमें आज आवश्यकता, अब चूंकि दुनिया पूरी मुट्ठी में आ चुकी है, छोटी हो चुकी है, तो इसलिए हमको ऐसा लगता है कि अब अनुवाद को हमको लगातार नीचे की ओर उतारना पड़ेगा। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, एनईपी में अनुवाद के महत्व को बहुत गंभीरता से रेखांकित किया गया है और वहां पर इस बात की ओर भी संकेत किया गया है कि बच्चों को विश्व साहित्य का अनुवाद अपनी मातृभाषाओं में करके तो देना ही है, लेकिन अनुवाद की इस प्रक्रिया को सार्वभौमिक बनाने से पहले सार्वदेशिक बनाने की आवश्यकता है। इस राष्ट्र के जितने प्रांत हैं, उन प्रांतों में बोली जाने वाली इतनी सारी बोलियों का, भाषाओं का समृद्ध परिवार है। आखिरकार उस साहित्य को भी तो अनुवाद करने की आवश्यकता है। तो पहली जरूरत असमिया से हिंदी में अनुवाद हो, बांग्ला से हिंदी में अनुवाद हो, मराठी गुजराती से हिंदी में अनुवाद हो, हिंदी से अन्य भाषाओं में अनुवाद हो, इसकी आवश्यकता पहले अधिक है। ये जब हम संपन्न कर लेंगे तो उससे नीचे की एक और बात का आग्रह एनईपी में हुआ है और वह है आंचलिकता की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी जो बाल कहानियां हैं, उन बाल कहानियों का अभी बघेली में अनुवाद हुआ है। हालांकि अभी वो पुस्तक छपी नहीं है, लेकिन वो अनुवाद मेरे पास पहुंचा। इससे पहले असमिया में मेरी कुछ बाल कथाओं का, लगभग 12-15 बाल कथाओं का असमिया में भी अनुवाद हुआ था। तो वास्तव में ये जब अनुवाद होता है, मेरा ये सौभाग्य रहा कि मेरी 3 पुस्तकें ऐसी रही कि उन 3 पुस्तकों का क्रमशः 23, 21 और 18 भाषाओं में अनुवाद हुआ। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मुझे उसकी लिपियां समझ में नहीं आती थी, लेकिन एक आत्मीयता का बोध होता था कि मेरे देश के एक अलग भाग में बैठा हुआ बच्चा मेरी पुस्तक को पढ़ रहा है। और इसलिए ये जब हम अनुवाद करते हैं तो वास्तव में इस अनुवाद को करते समय सबसे जो कठिनाई आती है वो आती है ग्राह्यता की, स्वीकार्यता की। ये इसलिए भी आती है कि हम सबको पता है कि जब अनुवाद होता है तो सबसे पहली कठिनाई जो आती है वह कठिनाई आती है पात्रों के नाम को लेकर के। अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि कोई एक कथा है और उस कथा का मुख्य पात्र वह व्यक्ति है जिसका नाम दिव्य रमेश जी ने अभी लिया था। क्या लिया था भाई साहब आपने? वो अभी जो एक रचनाकार का नाम लिया था आपने, कोरियाई रचना, थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि ये हमारी कहानी के मुख्य पात्र है, बच्चे की कहानी। अब आप भारत के बच्चे को उस कहानी का अनुवाद करिए, आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ का देशज बच्चा उस नाम के साथ, आप उसको कह दीजिए कि एक गांव है, उस गांव के बुजुर्ग रामलाल जी हैं, उसको तुरंत रामलाल जी का स्वरूप पता लगता है। लेकिन आप जब ऊन सुख जुंग या इस तरह का कुछ कहेंगे, एक बहुत प्रसिद्ध अनुवादित रचना तोतो चेन की कथा है, हम सब लोगों को पता है, नेशनल बुक ट्रस्ट से आई है। अब तोतो चेन नाम सुनते ही हमारे भारत के बच्चे के दिमाग में पहले तो तोता आता होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वो किसी देश का एक बालक है, उसका ये नाम है। तो पहली समस्या नामकरण की आती है, दूसरी समस्या आती है देश काल परिस्थिति की। वहां का वातावरण अलग है, वहां की जीवन मूल्य अलग है, वहां की समाज की व्यवस्थाएं अलग है। यदि आप उन सब को अगर ठीक उसी ढंग से अनुवादित करने का प्रयास करेंगे, शब्दानुवाद करने का प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है कि उस रचना के साथ कई बार अन्याय हो सकता है। और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बार एक पीएचडी स्कॉलर को मैं जब शोध कार्य संपन्न करवा रहा था बाल साहित्य के संदर्भ में, तो कुछ निष्कर्ष जो अंत में प्राप्त होते हैं, कई बार हमको लगता होगा, इन दिनों विशेष करके हम लोगों को लगता है कि पीएचडी के काम जो है वो बड़े भर्ती के काम होते हैं, थोड़ा मालवी शब्द उपयोग कर रहे हैं, इन्हें टालने वाले काम होते हैं, कुछ तो भी उथला हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी उनके निष्कर्ष बड़े काम के होते हैं। उसमें उन्होंने जो 3 महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिए थे, वो निष्कर्ष मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं। पहला निष्कर्ष उन्होंने कहा था कि आप जब अनुवाद जस का तस कर देते हैं तो उस रचना के साथ पाठक का आत्मीयता का अभाव होता है, वो उस रचना के साथ आत्मिक भाव से जुड़ नहीं पाता। दूसरा निष्कर्ष उनका यह था
कि पाठक से उन्होंने लगभग 100 बच्चों से एक प्रश्नावली तैयार करके उसके उत्तर लिए थे। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये निष्कर्ष एक बड़ा व्यवस्थित प्रक्रिया के बाद निकला हुआ निष्कर्ष था। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा पाठक होता है, बाल पाठक होता है, वो इस प्रकार की रचनाओं को पढ़ने के बाद अपने आप को एक अनजान दुनिया में भटकने वाला बच्चा समझता है। उसको लगता है कि मैं पता नहीं कहां आ गया, ये कौन सी दुनिया है जिसके नाम परिचित नहीं है, जिसके नगरों के नाम परिचित नहीं है, जिनकी आपस की संबोधन की प्रक्रिया मेरी परिचित नहीं है। और तीसरा एक और उन्होंने निष्कर्ष निकाला था, और वो निष्कर्ष ये दिया था कि वहां पर विदेशी साहित्य का जब हम अनुवाद करते हैं तो वहां पर आपसी रिश्तों में उस प्रकार की ऊष्मा पता नहीं लगती जो ऊष्मा हमको भारत में दिखाई देती। तो मुझे ध्यान आया, एक कथा का उसमें उन्होंने उदाहरण दिया। वो जस का तस अनुवाद था। तो एक माँ है और माँ के पास एक मेहमान बैठे हुए हैं, और माँ के पास वो मेहमान बैठे और उनकी बेटी जो कि उसी नगर में एक अन्य घर में रहती है, वो बेटी माँ से मिलने के लिए आई है। और माँ ने उसमें एक वाक्य कहा कि तुम को पता नहीं है क्या कि इस समय मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, तुम बिना सूचना के क्यों आई हो? और उस शोधार्थी ने कहा कि मुझे आश्चर्य लगा कि भारत की कोई माँ यदि बेटी घर पर आ जाए, अगर वो ससुराल भी चली गई है विवाह होकर के या पढ़ाई के लिए कहीं अन्यत्र रह रही है, अगर बेटी घर पर आएगी और माँ हुलस करके दरवाजा खोल करके अपनी बेटी को बाहों में न भर ले, तो फिर माँ और बेटी क्या हुई? और माँ जब कहेगी तुमको पता नहीं है क्या कि यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं और तुम बिना सूचना दिए आए हो, ये वहां का कल्चर हो सकता है। इसलिए रिश्तों की ऊष्मा का अभाव, ये एक बिंदु अनुवाद में सामान्यतः दिखाई देता है। एक विशेष बात यह रहती है कि उसकी आनंद मूलकता प्रभावित नहीं होना चाहिए। अनुवाद करने पर जिस मूल आनंद को उस मातृभाषा को समझने वाले अनुभव करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि अनुवादित होने के पश्चात उसकी आनंद मूलकता जो है वो समाप्त हो जाती है। एक और बात होती है कि सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ जब आते हैं, चूंकि हम सब जानते हैं बाल साहित्य 4 हिस्सों में बटा हुआ रहता है। तो शिशु साहित्य होता है, उसमें बाल साहित्य होता है, तरुण साहित्य होता है और किशोर साहित्य होता है। ये उम्र के हिसाब से सामान्यतः बांटते हैं इसको, प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी, और उससे थोड़ा ऊपर तक का टीनेजर्स तक का साहित्य बाल साहित्य की श्रेणी में आता है। अब ऊपर की उम्र के ऊपर की कक्षा के बच्चों के लिए जो बाल साहित्य रचा जाता है, कई बार उसमें ऐसा होता है कि कुछ राजनीतिक संदर्भ भी आते हैं और कुछ सामाजिक संदर्भ भी आते हैं। एक उदाहरण आपको बताता हूं। मैं पिछले दिनों उषा शर्मा जी का एक लेख पढ़ रहा था, एनसीईआरटी में, एक बड़ा नाम है, बहुत अच्छी लेखिका भी हैं और वर्षों से पाठ्यक्रम निर्माण के काम में वो लगी हुई है। उन्होंने बताया कि हम सब जब टीम बना करके बैठे तो एक रचना बहुत अच्छी थी, सब लोगों को लगा कि इस रचना का उपयोग होना चाहिए, लेकिन इसलिए रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि उसमें देश विभाजन का संदर्भ आ रहा था। भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था वह संदर्भ आ रहा था, और एक शब्द जो सबको खटका, वह शब्द आ रहा था उसमें जिन्ना की टोपी। अब आप कल्पना करिए, आप जब अनुवाद करने बैठे हैं और जब आप अपने बच्चों को कोई अच्छा साहित्य देना चाहते हैं, तो आप उस बच्चे को, उस नई पीढ़ी के आने वाले बच्चे को अपने पुराने संदर्भों से काटने का अपराध करेंगे क्या? फिर इस अनुवाद की आवश्यकता क्यों है? फिर बच्चे को, यदि आप बच्चे को यह तक बताना नहीं चाहते कि इस देश का विभाजन कुछ गलतियों के कारण से हुआ था, जो अपने राष्ट्र के विभाजन के प्रश्न को भी अनुवाद के नाम पर टालने की कोशिश करते हैं, तो फिर ऐसे अनुवाद को हम ईमानदार अनुवाद कह सकते हैं क्या? या किसी रचना के साथ इससे अन्याय नहीं हो रहा है क्या? ऐसा नहीं लगता है क्या? तो ये कुछ संदर्भ, मुकुंद और रियाज नाम की वो रचना थी और नीना सरनानी जी की वो रचना है, उसको उसके संदर्भ में लेख में उल्लेख आया था। एक और बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि प्रत्येक भाषा अपने साथ संस्कृति और संस्कार लेकर के चलती है। मैं कई बार इसको बड़ा प्रतीक में कहता हूं कि गंगा जल को बड़ा पवित्र माना जाता है, लेकिन पवित्र से ज्यादा आयुर्वेद की दृष्टि से उससे औषधि माना जाता है। क्यों माना जाता है औषधि? इसलिए कि वो जब हिमालय से पानी बह करके निकलता है, हिमालय पिघल करके, तो हिमालय में जितनी जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों के पत्ते, उसकी जड़ें, उनका रस लेते हुए वो जल नीचे पहुंचता है, और इसलिए उसमें आयुर्वेद के गुण आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप अनुवाद की गंगा को बहाना चाहते हैं तो उसमें वह रस तत्व होना चाहिए जैसे गंगा जल में होता है।
और वह रस तत्व हमेशा संस्कार का होता है। मैं कई बार मजाक में उदाहरण देता हूं कि यदि आपको राधिके तूने बंसरी चुराई इस पंक्ति का अंग्रेजी में अनुवाद करना हो तो मिस राधा यू आर स्टोलन माय फ्लूट। जब आप ऐसा कहते हैं और किसी अंग्रेज से पूछे कि ये राधा कौन है तो वो कहेगा कि अरे कोई चोर लड़की है जिसने सड़ी सी 2 रुपए की बांसुरी चुरा ली लकड़ी की। लेकिन भारत राधा रानी सरकार को ऐसा नहीं देखता है, वह उसको दुर्गा का अवतार मानता है। और इसलिए राधा कृष्ण के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि उसके पीछे पूरा एक संस्कार का पक्ष छुपा होता है। एक और बात मुझे इसी संदर्भ में याद आती है कि संस्कार का हनन और विकृति कैसे होती है। इन दिनों हम सब लोग अगर कुछ बड़ी उम्र के हैं तो अपने अपने बच्चों के शिनचैन प्रेम से बड़े दुखी हैं। शिनचैन देखे बगैर बच्चों का काम नहीं चलता। मैं कई बार इस बात का अत्यंत दुख के साथ उल्लेख करता हूँ। चीन का, ताइवान का, जहां का भी वो सीरियल है, मैं बहुत ज्यादा देखता नहीं, लेकिन मैं इस बात को जरूर रेखांकित करता हूं कि उस देश के बच्चों में और हमारे देश के बच्चों में अंतर क्या है। आपने उस एनिमेशन फिल्म का हिंदी में अनुवाद तो कर दिया, लेकिन माँ आई है बच्चे से बात करने के लिए और अचानक वो शिनचैन कहता है अरे माँ, ऐसा करके वो देखता है। एक तो आड़े तिरछे चेहरे रहते हैं, आप छोटा भीम का चेहरा देखो, शिनचैन का देखो तो लगता है कि खैर उस सब विषय की बात नहीं कर रहा, लेकिन अंततः वो बच्चा माँ को कहता है माँ 1 मिनट पीछे घूमना। माँ घूमती है तो वो ऐसे ऐसे करता है, फिर कहता है माँ ऐसा नहीं लगता कि इन दिनों तुम्हारा फिगर कुछ चेंज हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं भारत का कोई बच्चा अपनी माँ का फिगर नापता है क्या? इतनी छोटी उम्र का बच्चा। आप क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? और ये जो संस्कृति का क्षरण हो रहा है, मुझे लगता है कि इन बाह्य विकृतियों से अगर हमको बचाना है बच्चों को और विकृतियों से भी बचाना है, अपनी संस्कृति से परिचित भी कराना है, दोनों काम एक साथ करना है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब जब हम पौराणिक आख्यानों की बात करेंगे, अब यूनानी कथाएं तमाम अनुवाद होकर के हमारे यहाँ पर आ चुकी है, वहां के धर्म ग्रंथों की वो कथाएं हैं, उन कथाओं को तो जरूर बताइए। लेकिन हमारे यहाँ का बच्चा किन चीजों को स्वीकार कर रहा है ये अब सबको पता लग चुका है। छोटा भीम की जिस ढंग से, घटोत्कच की जिस ढंग से स्वीकार्यता बड़ी बाल साहित्य जगत में, अचानक लोग मुहावरे भूल गए बोलना। पहले लोगों को लग रहा था कि एक कोई विदेशों में लिखी हुई एक पुस्तक विशेष है, उसकी बिक्री सर्वाधिक होती है, लेकिन बिक्री के सारे रिकॉर्ड टूट गए। आपने अपने पात्र दिए ही नहीं थे बच्चों को। तो इनको सबको भिन्न भिन्न भाषाओं में अनुवाद करना, अमर चित्र कथाओं का जो एक विशाल संसार खड़ा हुआ था, हम सब जानते हैं कि उसको जिस ढंग से भिन्न भिन्न भाषाओं में अनुवादित करके जब भारत के बच्चों को दिया गया तो समान रूप से सभी भाषाओं में उनकी स्वीकार्यता बनी। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम चाहे पौराणिक आख्यान हो, ऐतिहासिक आख्यान हो, हम कम से कम अपने कॉन्वेंट में पढ़ने वाले, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों को, ठीक है वो थर्मोपाइली युद्ध याद कर ले, लेकिन उसको पावनखिंड दर्रे का युद्ध भी पता हो। इस बात की चिंता करने के लिए अनुवाद को ईमानदार बनाने की आवश्यकता है। मराठी से जब आप हिंदी में अनुवाद करेंगे तो पावनखिंड दर्रा समझ में आएगा, लेकिन विदेशी भाषा से जब अनुवाद करेंगे तो आपको दूसरे प्रकार के थर्मोपाइली युद्ध। तो बस मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए केवल इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि अपने देश में जिस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की मैं बात कर रहा हूं, उस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में संवेदना अत्यधिक अनिवार्य है, उस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में संस्कार पक्ष अत्यधिक अनिवार्य है, और निश्चित तौर पर हमारे देश का बच्चा जो है वह अपने देश की संस्कृति में से जो कुछ सीख रहा है वह AK-47 नहीं मांगता। वह अपनी माँ से केवल इतना कहता है बाल साहित्य में कि माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊंगा। तो इस देश के बच्चों को उसी परिवेश का साहित्य विदेशों से लाकर दें ताकि अपने देश के बच्चे भी विकृतियों से बचे, संस्कृति के निकट रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।